वर्ल्ड में अर्थ के बाहर जीवन की संभावनाओं की तलाश में कई मिशन लॉन्च किए गए और इसी क्रम में ज्यूस मिशन ESA के बहुप्रतीक्षित जुपिटर मिशन के बारे में वह सब कुछ जो शायद आपको नहीं पता। मौसम के अनुकूल होने पर हाल ही में ज्यूस मिशन बृहस्पति के लिए अपनी 8 साल की यात्रा पर रवाना हो गया है। पृथ्वी को हमेशा शुद्ध स्टैंडर्ड बोर्ड की तरह रहने योग्य जगह माना गया है। पृथ्वी पर जीवन से सीखे गए पाठों ने हमें बताया है कि यदि हम सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज करना चाहते हैं, तो हमें एक ही समय में एक ही स्थान पर 3 मूल अवयवों को खोजने की आवश्यकता है। पहला, लिक्विड वाटर अर्थात तरल पानी। दूसरा, जीवन के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स और एनर्जी सोर्स। पहले हमने सोचा था कि ये केवल सूर्य के चारों ओर एक संकीर्ण वलय अर्थात नेरो रिंग के आसपास पाए जा सकते हैं, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन या रहने योग्य क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन ऐसा सोचना शायद सही नहीं था। 1979 में वायेजर मिशन द्वारा ली गई बृहस्पति के चंद्रमाओं की छवियों और 1995 और 2003 के बीच गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने सौर मंडल के बारे में हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इन अंतरिक्ष यानों ने हमारे ग्रहों के पड़ोसी ग्रहों के बाहरी हिस्सों में लिक्विड वाटर के होने के सबूतों को उजागर किया। आज हम जानते हैं कि बृहस्पति के चौथे सबसे बड़े चंद्रमा यूरोपा में पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में अधिक पानी है। ज्यूस क्या है? ज्यूस से तात्पर्य जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का मिशन है, जो बृहस्पति और इसके मून सिस्टम की यात्रा विभिन्न उपकरणों के साथ करेगा ताकि हमें गैसेज के लार्ज सिस्टम को समझने में आसानी हो सके। हालांकि यह एक ESA अर्थात यूरोपीय स्पेस एजेंसी के नेतृत्व वाला मिशन है, इसमें नासा और जाक्सा से इंजीनियरिंग का योगदान रहा है। ज्यूस मिशन ब्रह्मांड में हमारे अपने सौर मंडल और गैसेज दिग्गजों को समझने में हमारी मदद करने के लिए जुपिटर के कुछ बर्फीले चंद्रमाओं के अलावा बृहस्पति के वातावरण का अध्ययन करेगा। इस मिशन का उद्देश्य गैसेज दिग्गजों के आसपास रहने योग्य दुनिया की खोज है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूरोपा जैसे चंद्रमाओं में जीवन के संकेत होने की लाज संभावना है। ज्यूस बाहरी सौर मंडल में जुपिटर के चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला अब तक का पहला अंतरिक्ष यान होगा, जो कि इस मिशन के अंत में बृहस्पति की परिक्रमा कक्ष से गेनीमेड चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। 2024 में यूरोपा पर क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा और 2030 में आगे के शोध करने के लिए ज्यूस बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर पहुंचेगा। ज्यूस मिशन में लॉन्च किए गए वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या 10 है, स्पेक्ट्रल इमेजिंग टूल से लेकर रेडार तक। ज्यूस के मिशन की कुल अवधि 8 वर्षों की है और इन 8 वर्षों में ये बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं तक पहुंचने से पहले शुक्र और पृथ्वी के करीब 2 बार वापस आएगा। ज्यूस के सौर पैनलों का प्रभावशाली आकार 85 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि ज्यूस को वहां काम करना है जहां सूरज की रोशनी पृथ्वी की तुलना में 25 गुना कमजोर है, इसलिए इसे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पर्याप्त रोशनी को इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए। बृहस्पति की कक्षा में रहते हुए ज्यूस को -230 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करना होगा। हालांकि इसके वीनस फ्लाईबाय के दौरान तापमान 250 डिग्री सेल्सियस होगा। ज्यूस मिशन पर काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2000 है। ESA के नेतृत्व वाले इस वैश्विक सहयोग में 18 संस्थान, 23 देश और 83 कंपनियां शामिल हैं। ज्यूस मिशन के लिए बृहस्पति ग्रह ही क्यों? पहले की गई रिसर्च में पता चला है कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल के पारंपरिक रहने योग्य क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद बृहस्पति ग्रह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से स्वयं का एक रहने योग्य क्षेत्र का निर्माण करता है, जो कि सूर्य की गर्मी से संचालित नहीं है। बृहस्पति पर सूरज की रोशनी पृथ्वी की तुलना में 30 गुना कम है। इन नए कूल किस्म के रहने योग्य विकल्पों को देखते हुए
अप्रैल 2023 में जीएस मिशन बृहस्पति के चंद्रमाओं की ओर बढ़ रहा है ताकि खगोल विज्ञानी ये समझ सके कि बाहरी सौर मंडल में रहने योग्य दुनिया कैसे अस्तित्व में आई है। जीउस मिशन बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं में से 3 गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा और उनके पानी के उपसतह के वातावरण की खोज करके एक ग्रह और उसके चंद्रमाओं के बीच के तालमेल के जैविक प्रभावों को उजागर करेगा। बृहस्पति ग्रह के गैनीमेड चंद्रमा पर जीउस मिशन का फोकस ज्यादा होगा, लेकिन नासा के यूरोपा क्लिपर के सहयोग से इसे यूरोपा से जो परिणाम मिल सकते हैं वे अविश्वसनीय रूप से रोमांचक होंगे, क्योंकि यह पहली बार होगा जब हम वर्तमान समय के लिए उपयुक्त वातावरण का अध्ययन करने में सक्षम होंगे। पृथ्वी से परे जीवन की खोज के अंतर्गत जीउस बृहस्पति के चंद्रमाओं की बर्फीली सतह के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं? अन्य ग्रहों की खोज करते समय लिक्विड वाटर एस्ट्रोबायोलॉजिकल की खोज सूची में सबसे ऊपर होता है, क्योंकि यह पोषक तत्वों को डिसॉल्व करता है और पर्यावरण के भीतर केमिकल सब्सटेंस का परिवहन करता है। पानी ग्रहों में जीवन के लिए केमिकल्स को स्टोर और प्रसारित करने में मदद कर सकता है, और यूरोपा में पानी की प्रचुरता है। यूरोपा के पानी का एक बड़ा हिस्सा जम गया है, जिससे यूरोपा के ऊपर एक चमकदार बर्फीली परत बन रही है। ये स्फेरिकल ग्लेशियल शेल पूरे चंद्रमा को समाहित करती है और यह स्फेरिकल ग्लेशियल शेल 16 से 24 किलोमीटर के बीच मोटी मानी जाती है, लेकिन ये स्फेरिकल शेल 64 और 160 किलोमीटर की गहराई के बीच एक नमकीन तरल महासागर के ऊपर तैर रही है, जो एक चट्टानी समुद्र तल के सीधे संपर्क में है। इस बर्फीली स्फेरिकल शेल की सबसे आकर्षक विशेषताएं लाल भूरे रंग की गैर बर्फ सामग्री जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित पानी की आड़ी तिरछी लकीरें। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पर इसी तरह की लकीरों के हाल के अध्ययनों ने संकेत दिया है कि ये लकीरें आइस शेल की सतह के पास अंतर्निहित महासागर द्वारा ऊपर की ओर बर्फ में दरारों से होते हुए लिक्विड वाटर को पुल करने से बनी हो सकती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यूरोपा के भीतर एक महासागर है, लेकिन हमने इसे अभी तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। लेकिन इस महासागर की मौजूदगी का सबसे अच्छा सबूत है कि यूरोपा के भीतर बनाया गया एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि बृहस्पति का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र इसके चंद्रमा यूरोपा से पार निकल जाता है, जो कि खारे पानी का एक वैश्विक महासागर होने की सबसे अधिक संभावना को बताता है। इसके अलावा यूरोपा की सतह से जल वाष्प के होने के प्रमाण बढ़ रहे हैं, जैसा कि शनि के चंद्रमाओं में से एक एनसेलेड्स पर पाए गए। बर्फीली सतह भी युवा प्रतीत होती है। अन्य चंद्रमाओं की तरह इस पर कई प्रभाव वाले क्रेटर नहीं है, जिसका अर्थ है कि नीचे एक समुद्र से गर्म बर्फ के ऊपर उठने जैसी भूगर्भीय गतिविधियां क्रेटर को मिटा सकती है और यूरोपा को अपेक्षाकृत युवा उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति दे सकती है। किसी भी ग्रह और खगोलीय पिंड की तरह यूरोपा में कई प्रकार की प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जो कि जीवन को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बनाने के लिए एक साथ और स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। फिर भी ये देखते हुए कि बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा सूर्य से कितनी दूर है, यहाँ जीवन प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस द्वारा सौर ताप का उपयोग करके संचालित नहीं होगा, बल्कि यहाँ जमीनी सतह और समुद्र के भीतर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा जीवन के विकास की सबसे अधिक संभावना है। यूरोपा की सतह बृहस्पति से विकिरण द्वारा नष्ट हो गई है। ये घातक विकिरण बर्फीली परत और अन्य सामग्रियों के साथ संपर्क करते हैं और उन्हें मुक्त ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सहित जीवन के कुछ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदल देती है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, यदि यह समुद्र में जाती है तो इसका उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किया जा सकता है, जो जीवन के संचालन के लिए ऊर्जा जारी करती है। खारे पानी और चट्टानी समुद्र तल के बीच की प्रतिक्रियाएं भी जीवन को सहारा देने के लिए पोषक तत्वों का निर्माण कर सकती है। समुद्र तल से निकलने वाली गर्म चट्टान के साथ संपर्क करता है, फिर वह पानी रासायनिक पोषक तत्वों को बाहर निकाल सकता है, जो पृथ्वी के महासागरों में हाइड्रोथर्मल वेंट की तरह जीवन को शक्ति प्रदान कर सकते हैं।
शायद पहले स्थान पर यूरोपा से निकलने वाली आंतरिक ऊष्मा ऊर्जा तरल महासागर को बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त हो सकती है, और इसके अलावा बर्फीले चंद्रमा को बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव द्वारा अंदर और बाहर निचोड़ा जाता है, और इस प्रक्रिया को टाइडल फ्लेक्सिंग कहा जाता है। तरल पानी और ऊर्जा के अलावा यूरोपा को संभावित रूप से रहने योग्य बनाने के लिए इसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर होना चाहिए। हमें लगता है कि ये चंद्रमा पर मौजूद थे जब ये बना था। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से अरबों वर्षों में ये तत्व और अधिक जुड़ते गए, जो कि इसकी बर्फीली शेल, पानी के समुद्र और चट्टानी कोर के भीतर पाया जाएंगे। यूरोपा पर भूमिगत जीवन। पहली नजर में यूरोपा जीवन का स्वागत नहीं कर रही है। इसकी सतह अत्यधिक विकिरण में सराबोर है और दिन का तापमान बमुश्किल -160 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। वर्तमान में ज्ञात स्थलीय जीवन रूपों में से कोई भी इन कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकता है, और इस तरह हमें लगता है कि यूरोपा पर कोई भी जीवन भूमिगत हो जाएगा जहां अधिक संरक्षित और अपेक्षाकृत शांत वातावरण पाया जा सकता है। पृथ्वी पर किए गए अध्ययनों ने इस विचार को पुष्ट किया है। 1970 के दशक के बाद से हमने अंटार्कटिका में हिमनदी बर्फ के कई किलोमीटर के नीचे छिपी 370 से अधिक झीलों की खोज की है। उनमें से कई में माइक्रोबियल जीवन है। ठंडी, सूखी, दुर्गम अंटार्कटिक सूखी घाटियों में सैंडस्टोन में रहने वाले बैक्टीरिया और हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास संपन्न पारिस्थितिक तंत्र दुनिया के महासागरों के नीचे। पृथ्वी ने हमें दिखाया है कि जीवन, जितना हमने कभी सोचा था, उससे कहीं अधिक ठंडे, गहरे, अजनबी स्थानों में रहता है। आज यूरोपा की बर्फ की परत के नीचे तरल महासागर में चारों ओर तैरते जीवन का विचार या खनिज और ऊर्जा से भरपूर परिकल्पित गहरे समुद्र के झरोखों के आसपास भी व्यापक रूप से पृथ्वी से परे जीवन के लिए सबसे आशाजनक जलाशय माना जाता है। तार्किक रूप से हमें लगता है कि यह ज्यादातर या पूरी तरह से माइक्रोबियल होगा। यूरोपा जैसे वातावरण में हम पृथ्वी की तरह सबसे अधिक प्रेमपूर्ण जीवन पाते हैं। हालांकि ऐसा अनुमान लगाना हमेशा मजेदार होता है। यूरोपा का वैश्विक महासागर अरबों वर्षों से अस्तित्व में हो सकता है। यूरोपा में जीवन के बड़े रूपों का समर्थन करने वाली पानी की गहराई के भीतर एक जोरदार जीवमंडल छिपा हो सकता है। शायद ये यूरोपन ऑक्टोपस से भरा हो। बेशक ये संभावना नहीं है, लेकिन हमें इस संभावना से अलग नहीं किया जा सकता है। यूरोपा के बारे में रोमांचक बात यह है कि हम जिस जीवन के बारे में बात कर रहे हैं वह प्राचीन जीवन या खनिजों और बर्फ में पीछे छोड़े गए उसके पिछले अस्तित्व के निशान नहीं है, बल्कि वह जीवन है जो आज जीवित हो सकता है। कैसे ज्यूस जीवन की खोज करेगा? जुलाई 2031 में जब ज्यूस जोवियन सिस्टम में आता है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाला अंतरिक्ष यान अपने सभी 10 विज्ञान उपकरणों की शक्ति को संयोजित करेगा ताकि छिपे हुए उपसतह महासागरों और यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड की रहने योग्य क्षमता को उजागर किया जा सके। ज्यूस मिशन अपने अंतिम पड़ाव के रूप में गैनीमेड के चारों ओर एक कक्षीय सम्मेलन के साथ अपने दौरे का समापन करने से पहले 2 बार यूरोपा फ्लाईबाय का प्रदर्शन करेगा और नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन 2024 के सहयोग से काम करेगा। चूंकि हम जल्द ही कभी भी यूरोपा पर नहीं उतर रहे हैं और बर्फ में ड्रिल नहीं कर सकते हैं या सीधे समुद्र का नमूना नहीं ले सकते हैं, हमें दूर से सतह का अवलोकन करने और अप्रत्यक्ष रूप से नमूना लेने की आवश्यकता होगी। कई तरंग दैर्घ्य पर सतह के उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग से हमें बर्फ और गैर बर्फ लाल रंग की सामग्री का पता लगाने में मदद मिल सकती है, और बायोसिग्नेचर की खोज करके और जैविक रूप से आवश्यक तत्वों के वितरण का निर्धारण करके यह आकलन कर सकते हैं कि चंद्रमा कितना रहने योग्य हो सकता है। हम 9 किलोमीटर नीचे चंद्रमा की उच्चतम संरचना को मैप करने के लिए बर्फ मर्मज्ञ रडार का भी उपयोग कर सकते हैं। हम यूरोपा के महासागर का स्वाद लेने में भी सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि यह संभव है कि इस महासागर का लिक्विड वाटर सूक्ष्म रूप में अंतरिक्ष में प्रसारित हो रहा हो। नवंबर 2019 में नासा ने घोषणा की कि उसने यूरोपा की सतह के ऊपर पहली बार सीधे जल वाष्प का पता लगाया है,
और हमें पूरा यकीन है कि पानी के सूक्ष्म जल वाष्पीय कण अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। यदि प्लम अर्थात धूल भरे जल वाष्पीय कण मौजूद है, तो ज्यूस धूल और अन्य पदार्थों के प्रस्फुटित होने की जांच कर सकता है, और यदि वह सामग्री समुद्र से उत्पन्न होती है, तो उसमें ऐसे अणु हो सकते हैं जो जीवन का संकेत देते हो। हालांकि ज्यूस को अलौकिक जीवन खोजने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये हमें यूरोपा की रहने की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। ये हमें समुद्र सतह सीमा के बारे में अधिक जानने की अनुमति देगा कि किस हद तक जीव विज्ञान के लिए उपयुक्त है, और यह प्रकट करेगा कि यूरोपा का आंतरिक भाग भूगर्भीय रूप से कितना सक्रिय है। वैज्ञानिकों के रूप में हमें हमेशा अपनी सोच को बदलना और अनुकूलित करना पड़ता है, विशेष रूप से मान्यताओं और जीवन की सीमा और सीमाओं के संबंध में। यूरोपा और ज्यूस के भविष्य के डेटा के लिए थैंक्स। हम संभावित रूप से रहने योग्य दुनिया की हमारी सूची का तेजी से विस्तार कर रहे हैं, न केवल हमारे सौर मंडल में, बल्कि आकाशगंगा के अन्य सौर प्रणालियों में भी। यदि ज्यूस के माध्यम से हम एक दिन पाते हैं कि यूरोपा पर जीवन का उदय हुआ, तो ब्रह्मांड में जीवन वस्तुतः हर जगह हो सकता है। यदि हमें पता चलता है कि सभी सही परिस्थितियों के बावजूद यूरोपा पर जीवन का उदय नहीं हुआ, तो हम वास्तव में आश्चर्यचकित होंगे कि पृथ्वी वास्तव में कितनी अनोखी और विशेष है।